आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सहारनपुर थाना कोतवाली नगर स्थित प्रभात सिनेमा के पीछे चौकी घंटाघर ग्राउंड में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की जेब से मिले सरकारी अस्पताल के पर्चे पर मृतक का नाम बलदेव पुत्र रामनाथ निवासी घंटाघर अंकित है। वहीं एसपी सिटी विनीत भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि जो शव मिला है उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि 3-4 दिन पहले युवक मरा हो। इसकी जेब से कुछ कागज लिखे हैं जिन पर नाम भी लिखा है। वहीं मृतक का कोरोना टेस्ट भी कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मृतक की शिनाख्त अभी जारी है। शव को पहचान हेतु जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। थाना सिटी कोतवाली में प्रभात टॉकीज पड़ता है, उसके पीछे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश उसमें मिली है और जब उसके बारे में जानकारी करी गई तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगभग 3-4 दिन पहले जो है गहराई से देखने में तो यही लग रहा है कि 3-4 दिन पहले उनकी मृत्यु हुई है और उनके जेब से कुछ कागज़ मिले जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका नाम संभवतः बलदेव है। लेकिन इसके बारे में जानकारी करी जा रही है, अभी पूरी तरह से तस्दीक नहीं हो पाई है अज्ञात होने की वजह से अभी। और ये भी चूँकि प्रतीत हो रहा है कि कोविड का टेस्ट हुआ था, पॉजिटिव थे, तो अभी पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से भी आम जनता को ये जो है ये जानकारी देना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार की कोई गुमशुदगी या कोई और ऐसे व्यक्ति की जो है लापता होने की सूचना हो तो तुरंत ही थाना कोतवाली से या मेडिकल यहाँ जो ज़िला अस्पताल में संपर्क कर ले ताकि इस व्यक्ति को पहचानने में हमारी मदद हो सके। ब्रज विद्युत परिषद के द्वारा व्यासपीठ की आचार संहिता बनाई जाएगी। इस परिषद में ब्रजमंडल के समस्त शास्त्रज्ञ, कथा, व्यास एवं विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों को सम्मिलित किया जाएगा। विद्युत परिषद व्यासपीठ की मर्यादा एवं अधिकारों से संबंधित नियमावली लागू की जाएगी। इस नियमावली के अनुरूप ही भविष्य में कोई भी व्यासपीठ से अनुष्ठान आत्मकथा करने का अधिकार प्राप्त कर सकेगा। जो कथा प्रवक्ता इस आचार संहिता एवं नियमावली का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। ब्रज विद्युत परिषद परम विद्वान सच्चिदानंद द्विवेदी जी एवं विद्वान गंगाधर पाठक जी के संयोजक तत्व में की जाएगी। पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को भी शास्त्र के नियमों का पालन करना चाहिए और जो हमारे शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, वहीं सभी विद्वानों ने एकमत्र होते हुए कहा कि सनातन धर्म और व्यासपीठ की रक्षा के लिए परिषद का निर्माण अति आवश्यक है। इसमें ब्राह्मणों के लिए नियम बने और उन नियमों का कड़ाई से पालन हो। पुराणों में कथा वाचन का अधिकार, पुराण की कथा करने का अधिकार ब्राह्मण को ही दिया गया है। वर्तमान में बहुत सारे पाखंडी लोग ब्राह्मण बनकर के इस कार्य को करने लगे हैं, जो कथा का रूप भी बिगाड़ रहे हैं और कथा को व्यापार का माध्यम बना करके लोगों को ठगने में लगे हुए हैं। हम लोग अब यहाँ एक संगठन बनाएंगे कि जो कार्य करेंगे उनको हर तरह से हम रोकेंगे और जो पुराणों की रखवाली करना हमारा कर्तव्य है, कथा की जो प्राचीन व्यवस्था है उसको वैसे ही वैसे रखना, संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। उस कार्य के लिए हम यहाँ कार्यनीति बना रहे हैं। हम ये जो व्यवस्था बिगड़ रही है कलयुग के प्रभाव के कारण, इसको बिगड़ने नहीं देंगे। हमें कथा की, कथावाचकों की, इस परंपरा की रक्षा करनी है। किस संदर्भ में की और क्या चर्चा है? ये जो आज की बैठक है इसमें विशेष रूप से ये है कि ब्राह्मण इतर जो लोग जो कथा के अधिकारी नहीं हैं वो कथा मंच व्यास पर बैठ रहे हैं, तो ये गलत है। तो इस विषय में आज की जो है विशेष मीटिंग रखी गई है कि जो हमारी आचार संहिता है, शास्त्र सम्मत जो विधान है उसी के अनुरूप कार्य होना चाहिए। जिसका जो कार्य है वो अपने अपने कार्य को करें, इसीलिए आज की जो है विशेष मीटिंग रखी गई। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी को ब्रज का राजा कहा जाता है। इनका जन्म उत्सव बलदेव छठ के नाम से प्रचलित है। श्री धाम वृंदावन के अनाज मंडी क्षेत्र स्थित बड़े दाऊजी महाराज के मंदिर में बलदेव छठ के पावन पर्व पर दाऊ बाबा का जन्म उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रातः काल दाऊ जी के विग्रह का पंचामृत एवं जड़ी बूटियों से अभिषेक कर भव्य श्रृंगार किया गया। विप्रजनों के बलभद्र स्तोत्र का स्वर पाठ किया। ठाकुर जी का अभिषेक छबीले लाल गोस्वामी के आचार्य तत्व में किया गया। उन्होंने बताया कि भगवान बलदाऊ सभी दुखों के रहने वाले हैं। ब्रज के राजा होने के साथ साथ वे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भी हैं, इसलिए ब्रज पर उनकी पूर्ण रूप से कृपा बनी रहती है।
कितना भी बड़ा पापी हो, अगर दाऊजी की शरण में जाता है तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं और वह ठाकुर जी की भक्ति को प्राप्त करता है। महाभिषेक के बाद ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र धारण कराकर उनका सुंदर श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात महाआरती का आयोजन भी किया गया, जिसके बाद सायंकाल ठाकुर जी को 56 भोग धराए गए। साथ ही नौका विहार का भी आनंद कराया। ठाकुर जी के नौका विहार के दर्शन कर भक्त निहाल हो गए। चारों तरफ दाऊ दयाल के जयकारे गूंजने लगे। मंदिर के सेवायत आचार्य दीपक गोस्वामी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया गया, लेकिन कोरोना महामारी के चलते भक्तों की संख्या में गिरावट देखने को मिली। सभी ने मिलकर ठाकुर जी से यही कामना की कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से मुक्ति प्राप्त हो। सुबह के समय दाऊ जी का पंचामृत अभिषेक हुआ है और इस समय भोग लगा हुआ है, ठाकुर जी का भोग आया हुआ है। जन्मोत्सव आरती होने वाली है थोड़ी देर में, उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद वितरण के बाद शाम के टाइम 6 बजे से ठाकुर जी के 56 भोग फूल बंगले के दर्शन है, नौका विहार। प्रत्येक वर्ष ब्रजमंडल में राधा अष्टमी और स्वामी श्री हरिदास का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते राधा अष्टमी और स्वामी हरिदास जी का जन्म उत्सव के कार्यक्रम पर ग्रहण लग चुका है, जिसके चलते ब्रजमंडल में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान पर रोक लगी हुई है। इसी के चलते तीर्थ नगरी वृंदावन में प्रत्येक वर्ष बांके बिहारी मंदिर से राधा अष्टमी के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल होकर नृत्य करते हुए, भजन करते हुए शोभा यात्रा में चलते थे। लेकिन कोविड-19 के चलते यह सब इस वर्ष संभव नहीं है। इस बारे में जानकारी देते हुए भीख चंद गोस्वामी ने बताया कि कल हमारे स्वामी हरदास जी का जन्मदिन है। जन्मदिन सुखम रूप से मनाया जा रहा है कोरोना महामारी की वजह से, इसलिए शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। बांके बिहारी जी जो बधाई लेके आते हैं बैंड बाजों के साथ, कल बैंड बाजों के साथ नहीं आएंगे। बांके बिहारी जी जो है क्या है, एक ई रिक्शा में बैठा के और निर्बल ले आएंगे बधाई के तौर पे। और कोरोना के चक्कर में कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं हो रहा। तो बांके बिहारी मंदिर और नदवा मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? बांके बिहारी मंदिर में यो बधाई वो होती है क्या है, बेणी गुतल लीला, वो सुखम रूप से होगी। और निर्वन में भी अभिषेक वगैरह जो होगा वो सिर्फ सुखम रूप से होगा। कोरोना के चक्कर में ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जन्मदिन तो बनाया जाएगा, भगवान कृष्ण का भी बनाया गया, तो राधा जी का भी बनाया जाएगा, स्वामी जी का भी बनाया जाएगा। और शोभा यात्रा वगैरह भीड़ को देखते हुए नहीं बना रहे इस साल। मथुरा शहर के चर्चित डबल मर्डर के मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि बीते 22 जून को मथुरा की शहर कोतवाली क्षेत्र के छत्ता बाजार स्थित गली सेठ भीखचंद में आरोपियों के द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थीं, जिसमें 2 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में सभी 3 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसमें एक आरोपी ने जिला अस्पताल में पहुंचकर क्रॉस केस बनाने की भी तैयारी की थी, जिसे मौके से कोतवाली पुलिस ने पकड़ लिया। एवं शेष 2 आरोपी संजय चौरसिया और आकाश चौरसिया फरार चल रहे थे, जिन पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बीते दिनों आरोपी पिता संजय चौरसिया को पकड़ लिया, लेकिन आकाश चौरसिया अभी तक फरार चल रहा था, जिसे कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को पकड़ लिया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद मथुरा के थाना कोतवाली में 22 जून 2020 को एक दोहरे हत्याकांड की घटना हुई थी। इस घटना से संबंधित 25,000 के इनामी अभियुक्त आकाश को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है। इसके पास से एक अवैध असला भी बरामद किया गया है। अरेस्ट करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इस घटना से संबंधित मुख्य अभियुक्त आयुष व 25,000 के इनामी संजय को पहले ही पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। इस घटना से संबंधित सभी पहलुओं को विवेचना में शामिल करके अग्रिम विवेचना की जा रही है। अलीगढ़ जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह द्वारा क्षेत्र में स्थित कोविड-19 अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने मरीजों के रहने के लिए बेड व साफ सफाई की व्यवस्था पर जोर दिया। निरीक्षण के समय स्वास्थ्य विभाग के नोडल एडीएम वित्त विधान जायसवाल, एसडीएम अतरौली पंकज कुमार, सीएमओ डॉक्टर बीपी सिंह कल्याणी साथ में रहे। इसके साथ ही डीएम श्री सिंह ने FRU 100 बेड अस्पताल अतरौली में भर्ती मरीज सतीश से फोन पर बात की। मरीज का कहना था कि डॉक्टर्स नियमित चेक करने आते हैं और प्रतिदिन 2 बार वाइटल चेक किया जाता है।
इसके साथ ही डीएम ने कहा कि हॉस्पिटल में सभी मरीजों का इलाज अच्छे से किया जा रहा है तथा FRU 100 बेड अस्पताल अतरौली के निरीक्षण के समय वहां भर्ती मरीजों को दी जाने वाली दवाओं के बारे में पूछताछ की, जिसमें सही व्यवस्था बताई तथा अस्पताल में CCTV कैमरे के माध्यम से मरीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। अस्पताल में सभी सुविधाएं पर्याप्त हैं तथा 100 बेड FRU अस्पताल अतरौली अभी L1 स्तर का अस्पताल है और अभी यहाँ डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। इस अस्पताल को L2 स्तर का बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और स्टाफ की कमी भी दूर की जाएगी। द्वारा निरीक्षण किया गया तो क्या निर्देश दिए गए हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं मिली हैं? ये शासन का निर्देश है कि जिलाधिकारी और CMO डेली किसी न किसी कोविड हॉस्पिटल में जाकर वहाँ का निरीक्षण करें, निरीक्षण करके वहाँ की व्यवस्थाओं को देखें। उसी क्रम में कल हम लोगों ने दीनदयाल का किया था, आज हमने L1 अस्पताल जो हमारा अतरौली का है यहाँ पे हमने किया। तो यहाँ पे CMS की पोस्टिंग हो गई है, स्टाफ की कमी है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरा करने की। बाकी यहाँ पे L1 हॉस्पिटल है जहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक हमारे पेशेंट लगभग 92 इसमें है, उसको हम लोग L2 बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें वेंटिलेटर भी की व्यवस्था भी की जा रही है और स्टाफ की व्यवस्था करके हम जल्दी L2 अस्पताल शुरू कराएंगे। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के अनूप शहर रोड स्थित बाईपास पर अल बरकात स्कूल के पास बने ATM को अज्ञात लोगों ने रात्रि में काटने का प्रयास किया, जिस पर मौके पर गश्त कर रही लेपर्ड के द्वारा जब इस तरह की गतिविधि देखी तो मौके पर पहुंचकर रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान अभियुक्त फरार हो गए और मौके पर गैस कटर और सिलेंडर पुलिस ने बरामद कर लिए, जिसके बाद पुलिस की फॉरेंसिक टीम के द्वारा पूरी जाँच की गई, जिसमें पुलिस के द्वारा दावा किया जा रहा है कि टीम गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। क्वारसी क्षेत्र में रामनगर मोहल्ले में ये अलबरकात स्कूल के पास में टाटा इंडिकेश एक ATM है, वहाँ पर रात में लगभग 3:15 बजे कुछ अज्ञात चोरों ने ATM को काटकर चोरी का प्रयास किया और वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण एविडेंस भी छुटी है। हमारी लेपर्ड मौके पर 3:15 बजे पहुँच गई थी, उन्होंने उसका पीछा भी किया, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और 2 टीम इसके पीछे लगाई गई है। जल्दी केस वर्कआउट हो जाएगा। वहाँ पर उसका गैस सिलेंडर और वो छोटा सिलेंडर ऑक्सीजन वाला वो मिला है। झांसी यूपी के बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हुई हत्या के विरोध में पत्रकार अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज झांसी के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में संयुक्त मीडिया क्लब के तत्वाधान में पत्रकार एकजुट हुए और उन्होंने मौन धारण कर विरोध जताया। साथ ही पत्रकारों ने मृतक पत्रकार साथी को श्रद्धांजलि दी। संयुक्त मीडिया क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नरेश यादव के नेतृत्व में पत्रकार साथी झांसी के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन करते हुए शोक सभा की, जिसमें उन्होंने यूपी के बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या पर दुख प्रकट किया। साथ ही मौन धारण करते हुए श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से यूपी में पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। कलम की आवाज दबाने के लिए उनका या तो हत्या कर दी जाती है या फिर मारपीट की जाती है। अभी पिछले महीनों बेटी के सामने एक पत्रकार की हत्या कर दी गई और विगत रात्रि पत्रकार रतन सिंह की भी हत्या कर दी गई। यह काफी निंदनीय है। आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है। वे सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों को सुरक्षित किया जाए, जिससे उनकी आवाज को ना दबाया सके, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही अगर खतरे में होगा तो आम जनता कितनी सुरक्षित रहेगी। कल रात में जिस तरह से निर्मम तरीके से हमारे बलिया के पत्रकार साथी रतन की हत्या कर दी गई, वो सरासर कहीं ना कहीं उसकी हम सब निंदा करते हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कई सालों से पत्रकारों की इसी तरह हत्याएं हो रही हैं। ये 1-2 दिन की बात नहीं, हर महीने किसी न किसी जनपद में सुनने को मिल रहा है कि पत्रकार साथी को इस वारदात में मार दिया गया। और जहां तक रही सरकार और प्रशासन की बात, तो अभी तक कोई अच्छे कदम नहीं उठाए गए जिससे ऐसी वारदातें रुक सकें। झांसी में शादी का शौक और पुलिस की वर्दी का रौब क्या नहीं करता, इसकी बानगी देखते ही बनती है। झांसी मंडल के सेनागिरी स्टेशन पर पुलिस को उस समय लेने के देने पड़ गए जब एक पुलिस के लिए एक सिपाही से नकली सिपाही उलझ गया। जीआरपी का असली सिपाही जब उसको थाने लेकर आया तब असलियत खुली। पुलिस की वर्दी में थाने में आरोपी बनकर खड़ा यह सिपाही पुलिस का नकली सिपाही है। लोगों पर रौब गालिब करने के लिए और अच्छी जगह शादी हो जाए उसके लिए पुष्पेंद्र अहिरवार ने यह रास्ता चुना।
पुष्पेंद्र जीआरपी पुलिस की वर्दी पहनकर स्टेशनों पर घूमता था और पुष्पेंद्र ने पुलिस को बताया कि वह एक अच्छे घर में अपनी शादी कराना चाहता था। उसकी शादी अच्छे घर में हो जाए इसलिए उसने पुलिस की वर्दी पहनकर घूमने का निर्णय लिया और अपने गांव में सभी लोगों को बता दिया कि उसकी नौकरी जीआरपी में लग गई है। लेकिन उसकी यह योजना उस समय फेल हो गई जब उसका सामना असली पुलिस से हो गया। 24/8/2020 को सोनागिर रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति आरपीएफ की वर्दी पहनकर ड्यूटी कर रहा था और यात्रियों पर और झाड़ रहा था। सूचना मिली तो मैंने यहाँ से स्टाफ भेजा सोनागिर और दतिया से और झांसी से। जब चेक किया गया तो फर्जी पाया गया, जिसको दतिया चौकी पर लाकर जीआरपी दतिया को सुपुर्द किया गया तहरीर के साथ और उनके द्वारा ग्वालियर जीआरपी में संबंधित धाराओं में आईपीसी में मुकदमे पंजीकृत किए गए। सर, ये फर्जी आरक्षक का नाम क्या था, कहाँ का रहने वाला था? ये पुष्पेंद्र हिरवार सन ऑफ रूप सिंह, एरई थाना बड़ौनी, जिला दतिया का रहने वाला है और ये सिर्फ इसलिए इस तरह की हरकत किया क्योंकि वो शादी करना चाह रहा था किसी अच्छी लड़की से। तो ये कब से काम कर रहा था सर? ये 2-3 महीने से अलग अलग स्टेशनों पे जाके इस तरह की हरकत कर रहा था। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के एक गैर समुदाय के युवक द्वारा एक युवती को 2 माह पूर्व बहला फुसलाकर नकदी व जेवर ले जाने का मामला दर्ज कराया था, परंतु पुलिस की हीला हवाली को लेकर आज आक्रोशित परिजन भाजपा कार्यकर्ता संजू बजाज के साथ बन्ना देवी क्षेत्र का घेराव करने पहुंचे। दरअसल अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के चर्च के पास के रहने वाली परिवार की युवती को दूसरे समुदाय के युवक के द्वारा बरगलाकर परिवार के लोगों को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर अपने साथ ले जाने का मामला जून में दर्ज कराया था। लेकिन उसके बाद परिजनों का आरोप है कि स्थानीय चौकी प्रभारी दूसरे पक्ष से मिले हुए हैं, जिसके चलते उनके द्वारा अभी तक युवक की गिरफ्तारी नहीं की गई। युवती को बरगला कर ले जाने वाले व्यक्ति पर आरोप है कि 5 लाख रुपए साथ ही जेवरात भी ले जा चुका है। इस मामले को लेकर कई बार उच्चाधिकारियों से मिले लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर परिजनों ने आज थाना बन्ना देवी का घेराव किया, जिसमें उन्होंने जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि संबंधित चौकी प्रभारी जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अति संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ पर इस तरह की घटना लव जिहाद जैसी बड़ी घटनाएं जो पूरे देश भर में होती रहती हैं। अलीगढ़ में भी कोई अछूता नहीं है। अलीगढ़ में भी निरंतर होती रहती है। वहीं पर एक घटना 2 महीने पहले हुई, 19 जून की घटना, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता आज थाना बन्ना देवी में आए हुए हैं और हम ये चेतावनी दे देना चाहते हैं कि कोई भी पुलिसकर्मी यदि हीला हवाली या कुछ और उनके मन में हो तो वो दिमाग से निकाल दें। बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी कीमत पर। एक हिंदू समाज की बेटी जो 19 जून को एक मुस्लिम लड़का ले गया बहला फुसलाकर और अपना हिंदू नाम बताकर, और अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई। लड़की को बरामद कर लिया गया और उसके 164 के बयान बिना लड़के के अरेस्ट किए कराए जा रहे थे। इसकी सूचना मिली तो दरोगा जी, अभी परिवार का जो आरोप है कि दरोगा जी ने पैसे ले लिए हैं, इसलिए वो जो है पीड़ित परिवार की सुन नहीं रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर अभी थाने आया हुआ था। अभी यहाँ पर काफ़ी देर जो कोतवाल हैं यहाँ के थाना बन्ना देवी के, उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने अभी आश्वस्त किया है कि जो वास्तविक कार्रवाई है, जो क्योंकि वहाँ से 5 लाख रुपए और कुछ जेवरात भी निकाल के ले गया है वो लड़का, उसमें अभी तहरीर दी है। अब तक उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। अभी मुकदमा दर्ज। सब्जी की दुकान लगाता और उसने कैसे गुमराह करा मैं नहीं जानती। लड़की को उसके पीछे इतना सपोर्ट था मोमडनों का। आपको कब पता चला कि आपकी बेटी? मुझे 6 महीने पहले पता चला था कि ये बात कर दी किसी से। हमने उसका मोबाइल ले लिया, हमने कहा किससे बात करती, हमने फ़ोन छीना, लड़के से बात करी कि भाई तुम कौन हो। उसने फिर बताया कि मेरा नाम कुणाल है। तो हमने कहा कि कुणाल तो नहीं, तू तो मोमडन लग रहा भाषा से। कि हाँ मेरा नाम शाहरुख है। और मैंने कहा तेरी हम रिपोर्ट करवाएंगे थाने में कि नहीं आंटी आपसे बात नहीं करने का, आपसे बात नहीं करने का। लेकिन ये हमारे सामने बात नहीं करती थी, स्कूल जाती थी पढ़ाना, उस बीच बातचीत होती हो। और वो लड़का पहले तो उसने 19 जून को हमारे घर में इसे कोल्ड ड्रिंक दे गया लड़की को। मेरे छोटे लड़के ने देख लिया था, लेकिन जब ये हम कोल्ड ड्रिंक इसने हमें छत पे जाके पिलाई, हम सब छत पे बेहोश हो गए। और लड़के को बुला के दोनों ने हमारे घर में जितना जेवर पैसा, सरकारी पैसा भी रखा था कुछ सारा निकाल के चला गया। और लड़के ने नीचे उतर के आया था वो टॉयलेट करने। उन्होंने जाकर फिर शादी भी कर ली अपनी। शादी कर ली आर्य समाज में, लेकिन दिल्ली। साहब, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी बड़ा होकर समाज की सेवा करना चाहता हूँ।
मैं भी बच्चों की तरह खेलना चाहता हूँ, साइकिल चलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे न जाने क्या हो गया है, मैं चल भी नहीं सकता। डॉक्टर कहते हैं कि मैं बच नहीं पाऊंगा। यह व्यथा कक्षा 7 में पढ़ने वाले 12 साल के समीर की है। दरअसल पूरा मामला जनपद सहारनपुर के बेहट कस्बे का है। बेहट की इंदिरा कॉलोनी में रहने वाला इमरान मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक कक्षा 7 में पढ़ने वाले करीब 12 वर्षीय बेटे समीर को घुटने में तेज दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद स्थानीय डॉक्टरों को दिखाया। दर्द बढ़ा तो जिले के कई चिकित्सकों की राय ली। बाद में चंडीगढ़ के पीजीआई में चेकअप कराया और डॉक्टरों ने जांच करने पर समीर को कैंसर होने की पुष्टि की। 2 साल से करीब बच्चे की जान बचाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। पीड़ित माँ बाप ने घर बेचकर भी इलाज में पैसे लगा दिए। लॉकडाउन लगा तो मजदूरी भी खत्म हो गई। पेट भरने तक के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब पिता पर दवाई तक के पैसों का इंतजाम नहीं है। समीर बिस्तर पर जो चलने फिरने पे मजबूर है। इसकी सबसे बड़ी वजह पैसों की तंगी है। समीर के वालिद इमरान पेशे से एक मजदूर हैं, जिनका कहना है कि आमदनी ना होने के चलते मैं समीर को कहीं नहीं दिखा पा रहा। बस उसको झूठी तसल्लियां देता रहता हूं कि लॉकडाउन से पहले जो मजदूरी मिलती थी उससे समीर को दिखा दिया करता था, लेकिन अब काम ना मिलने के कारण खाने तक के लाले हैं। कई बार अपनी बात जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कोई माकूल जवाब नहीं मिला। राज्य सरकार से गुजारिश करता हूं कि वो मेरी मदद करें, नहीं तो मैं अपने परिवार के साथ खुदकुशी कर लूंगा। अब देखना यह होगा कि राज्य शासन और प्रशासन समीर को इस दर्द से किस तरह निजात दिलाते हैं या ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि बच्चे की खबर मिलते ही सपा के पूर्व एमएलसी अमर अली खान भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और हर संभव मदद का दिलासा दिया। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। क्या मामला है? बच्चे की कैंसर है जी, उम्र 14 साल है बच्चे की। नाम? इसका मोहम्मद शबी है नाम। सर मैंने सब कुछ बेच के लगा दिया इसको घर भी बना। अब मेरे पास कुछ नहीं है, ना कोई मदद हुई मुझे कहीं से। सर क्या नाम ले, इसीलिए ये बड़ी बीमारी हो गई है इसको। पहले छोटी थी, अब बड़ी। मैंने प्राइवेट भी इलाज किया, नहीं मेरे पर चला। इसकी छोटी सी बीमारी हुई थी, गोड्डे में तकलीफ हुई थी, इन्होंने इधर उधर दिखा। उधर दिखाने के बाद आज ये 1.5 साल के बाद बड़ी बीमारी हो गई। बड़ी बीमारी होने के बाद इन्होंने 1.5 साल से इस पर कर्जा लेके घर बेच के सारा कुछ लगा दिया। आज के टाइम में इन पर कुछ नहीं लगाने को। इमरान इनका नाम, इनका बेटा है, पड़ोस में ही है हमारे रहने वाले। तो ये परेशान है। मेरी गुजारिश है सरकार से, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो सकता है इस बच्चे को इलाज करवाइए। और भाइयों से मेरी गुजारिश है, इस बच्चे के लिए दुआ करें, ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।